पूरे भारत में पहली बार कंप्लीट कंप्यूटर विजुअल ट्रेनिंग केवल आईएसएसटी एम्स के द्वारा। आज ही ज्वाइन करें और फ्री कंप्लीट कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है उसे प्राप्त करें। आईएसएसटी एम्स स्मार्टो कंप्यूटर सेंटर्स में आप काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है। सभी कोर्सेज में फ्री आईएसएसटी स्मार्टो ट्रेनिंग स्टडी मटेरियल जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिवाइज कर सकते हैं। सरकारी सर्टिफिकेट जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज की कंप्लीट स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग, और पहली बार आप स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग से हमारे सेंटर्स में सीख सकते हैं। आप अपने नजदीकी आईएसएसटी एम्स स्मार्टो सेंटर को ढूंढ सकते हैं इस वेब एड्रेस के साथ icstworld.com/reach us। इसके अलावा हमें अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9468217031। अधिक जानकारी के लिए आप www.icstworld.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एनजीओ या किसी भी तरह की एजुकेशनल संस्था चलाते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को फ्री आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल दे सकते हैं। आइए जुड़े और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में अपना अपना योगदान दें। आप हमारे आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल को कंप्लीट और हाई क्वालिटी में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए icstworld.com/ndlm स्मार्टो ट्रेनिंग डाउनलोड पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें www.icstworld.com पर भी जा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ QWERT से लेकर P तक और यहाँ ASDF से लेकर L और सेमीकोलम, इस तरह से ZXC से लेकर ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल तक, जो कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी अवेलेबल है लास्ट में। ये सभी कीज हमारी अल्फाबेट्स कीज कहलाती हैं, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं अपने अल्फाबेट्स को। जैसे कि मैं कुछ टाइप करना चाहता हूं तो मैं अक्षरों के कॉम्बिनेशन से कुछ भी टाइप कर सकता हूं। नेक्स्ट की जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टैब की के रूप में। टैब का प्रयोग विंडो में मुख्यतः अगले ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए किया जाता है, और इसी तरह से अगर हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं तो टैब से आप एक टैब के जितना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मान लीजिए मुझे स्पेस क्रिएट करना है, तो रोल नंबर के पश्चात जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक प्री डिफाइंड टैब का स्पेस अवेलेबल हो जाता है। फिर से एंटर कर देता हूं, फिर से टैब प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पे जैसे पहले बिल्कुल रोल नंबर 1 था, उसके बिल्कुल नीचे मेरे पास लिखने के लिए टैब स्पेस अवेलेबल हो जाता है, जहां मैं उसे टाइप कर सकता हूं। तो यहां यदि आप देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल सेम रहता है टैब के साथ। यदि आपके पास विंडो एक्सप्लोरर ओपन है तो आप यदि टैब को प्रेस करते हैं एक बार तो आप देखेंगे कि इसमें जो सिलेक्शन है वो यहां से हट के यहां पे आ गया है फोकस। फिर से टैब प्रेस करता हूं तो अब की बार ये लाइब्रेरी सिलेक्शन में आ गई है। फिर से टैब प्रेस करता हूं तो फिर से इंटरनल जो आपके पास लाइब्रेरीज के अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिलेक्शन में आ गए हैं। और इस प्रकार से आप टैब दबाकर बारी बारी से अलग अलग आइटमों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं सिलेक्शन में। इस प्रकार से टैब आप विंडो एक्सप्लोरर में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कैप्स लॉक बटन के रूप में। कैप्स लॉक का अर्थ बड़े लेटर्स में लिखना है। यदि मैं कैप्स लॉक प्रेस कर देता हूं तो यहां पे मेरे पास कैप्स लॉक की जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है, और जो ये मुझे इंडिकेट करती है कि कैप्स लॉक ऑन है। अब की बार जो भी मैं लेटर्स लिखता हूं इनमें से मेरे पास सभी लेटर्स बड़े अक्षरों में आएंगे। सपोज करें मुझे फिर से छोटे अक्षरों में लेटर चाहिए तो मैं कैप्स लॉक को फिर से प्रेस करता हूं, जिसके साथ ये कैप्स लॉक की लाइट ऑफ हो जाएगी, और साथ ही मेरे पास अब जो टाइप करूंगा वो छोटे अक्षरों में टाइप होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल अल्टर। देखिए यहां पे अल्टर और कंट्रोल दूसरी तरफ भी दिए हुए हैं, और ये एक विंडो बटन है जो दोनों तरफ दिया हुआ है। यहां पे कंट्रोल अल्टर जो है इन दोनों का प्रयोग मुख्यतः शॉर्टकट कीज के रूप में किया जाता है। कंट्रोल और अल्टर कीज के साथ शॉर्टकट अवेलेबल रहते हैं विभिन्न सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत। तो जब भी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं या अल्टर प्रेस करता हूं तो उसके साथ कुछ
पहले से प्रदान किए गए की कॉम्बिनेशंस के साथ मैं शॉर्टकट चला सकता हूं। इस प्रकार के शॉर्टकट्स को देखने के लिए हम उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। यहां पे यदि आप देखें, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और साथ में यहां पे ओ प्रेस कर देता हूं, तो मेरे पास ओपन, फाइल ओपन करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे मैं पहले से स्टोर की गई फाइल को ओपन कर सकता हूं। इसी तरह से यहां पे यदि मैं यहां फॉन्ट ऑप्शंस पे जाऊं, तो जैसे ही माउस बी पे रखता हूं, तो देखिए यहां शॉर्टकट की जानकारी दी जाती है, जिसमें बोल्ड के साथ लिखा गया है कंट्रोल प्लस बी, जो ये जानकारी देता है कि इस कमांड को चलाने के लिए कंट्रोल के साथ आप बी लेटर का प्रयोग करेंगे तो ये कमांड आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखता हूं, साथ ही बी प्रेस कर देता हूं, तो देखिए यहां ये कमांड इंडिकेशन में आ गई है, अप्लाई हो गई है, और साथ ही यहां पे मेरे पास जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। फिर से कंट्रोल प्रेस करके रखता हूं, फिर से बी दबा देता हूं, तो मेरे पास ये कमांड फिर से हट गई है। तो इस तरह से शॉर्टकट्स में कंट्रोल का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे ही मैं अल्टर को प्रेस करता हूं कीबोर्ड पे, मेरे पास यहां कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स अवेलेबल हो गए हैं। देखिए यहां जैसे एफ, एच, एन, पी, ये जानकारी देते हैं कि इन लेटर्स के साथ अल्टर का प्रयोग करने पर ये मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं जैसे ही ऑल्ट के साथ एफ प्रयोग करता हूं, तो मेरे पास फाइल का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। उसके साथ ही यदि आप दोबारा देखें तो फिर से शॉर्टकट अवेलेबल है, जैसे सेव के लिए एस, सेव एज के लिए ए, ओपन के लिए ओ और क्लोज के लिए सी। इस तरह से सभी के साथ एक एक लेटर अवेलेबल हो गया है। इसका अर्थ है मुझे अगर फाइल खोलनी है तो मैं अल्ट के साथ ओ का प्रयोग करूंगा, तो मेरे पास फाइल ओपन के लिए एक डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंट्रोल और अल्टर का प्रयोग करके हम शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स कंट्रोल और अल्टर दोनों के साथ मिला के प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बटन अवेलेबल है वो है विंडो के रूप में। जो विंडोज का जो बटन है हमारे पास, इसका प्रयोग हम स्टार्ट बटन पे स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे इस विंडो बटन को प्रेस करता हूं, तो पहली बार प्रेस करने पे मेरे पास स्टार्ट मेन्यू अवेलेबल हो जाती है। अगर दूसरी बार प्रेस करता हूं तो स्टार्ट मेन्यू हट जाती है। इसी तरह से यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की राइट क्लिक की प्रॉपर्टीज चाहता हूं, किसी भी फोल्डर की, किसी भी फाइल की राइट क्लिक की प्रॉपर्टीज जानना चाहता हूं, तो जैसे कि यहां पे मैं कोर्स वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूं और मान लीजिए मुझे इसकी राइट क्लिक की प्रॉपर्टीज देखनी है, तो मैं इस बटन को जैसे ही प्रेस करता हूं, मेरे पास उसका राइट क्लिक वाला मेन्यू सारा अवेलेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं इनका प्रयोग कर सकता हूं। देखिए फिर से एस्केप प्रेस करने पे ये मेन्यू चला जाता है, अर्थात कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट की जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सबसे इंपॉर्टेंट की, जो है एंटर की। एंटर से अभिप्राय कमांड को यस करने से है। यदि आपके पास काफी सारे ऑप्शन आते हैं और आप उसे यस करना चाहते हैं, तो आप एंटर प्रेस करके आप यस कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करके कीबोर्ड के द्वारा ही उसे यस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वर्ड की फाइल है और इसे मैं यहां से क्लोज करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। जैसे ही इसको मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास सेव बॉक्स अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इससे मैं अपनी सहमति देना चाहता हूं कि हाँ मैं इसे सेव करना चाहता हूं। तो किसी कमांड को आप यस करना चाहते हैं तो आप एंटर के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर से एस्केप दबाने पे ये बॉक्स फिर से चला जाएगा, अर्थात कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप किसी टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो वहां पे एंटर से आप नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। जैसे मैं यहां बिल्कुल लास्ट में क्लिक करता हूं लाइन के, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं नीचे वाली लाइन में मैं आ जाता हूं। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो लाइन मेरी नीचे वाली लाइन सेलेक्ट हो जाती है और इस तरह से मैं यहां नीचे वाली लाइन में लिख सकता हूं। इसी तरह से यदि पहले से लिखे हुए मैटर में कहीं मैं सिलेक्ट करता हूं और वहां एंटर करता हूं, तो मेरे पास वहां पे वहीं से नेक्स्ट लाइन अवेलेबल हो जाती है। तो देखिए जैसे यहां पे मैंने एंटर किया, एक कंप्यूटर इज जो है वो ऊपर वाली लाइन में अवेलेबल है और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये नीचे वाली लाइन में अवेलेबल हो गया है। यदि आप किए गए कार्य को अंडू करना चाहते हैं तो आपके पास कीबोर्ड पे शॉर्टकट अवेलेबल है कंट्रोल प्लस जेड। तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ जेड को प्रेस करता हूं तो देखिए फिर से ये लाइन वापस आ गई है
और फिर से कंट्रोल Z प्रेस करता हूं तो देखिए जो लास्ट लाइन है वो स्टेप बाय स्टेप वापस जा रही है और ये लाइन हट गई है। इस प्रकार से हम एंटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कीबोर्ड पर यहां बैक स्पेस का बटन अवेलेबल है। बैक स्पेस से अर्थ पीछे जाने से है। मान लीजिए मुझे कुछ डिलीट करना है तो इसके लिए मैं बैक स्पेस प्रेस करके रख सकता हूं। जैसे जैसे प्रेस करूंगा देखिए वो डिलीट करता चला जाएगा। तो इस प्रकार से बैक स्पेस से मैं डिलीट कर सकता हूं। यहां एक खास बात यह है कि मान लीजिए मैं लाइन के बीच में क्लिक कर देता हूं और बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो हमेशा ये लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर्स को डिलीट करेगा। और यहीं पे अगर मैं कीबोर्ड पे बना हुआ डिलीट बटन का प्रयोग करता हूं तो ये कर्सर के राइट हैंड साइड के कैरेक्टर्स डिलीट करेगा। देखिए दोनों में ये अंतर है, यानी कि जो आपका बैक स्पेस है वो आपका लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स को डिलीट करता है और जो डिलीट बटन है वो आपके कर्सर के राइट हैंड साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है स्पेस बार के रूप में। यदि आप कीबोर्ड पे देखें तो सबसे बड़ा बटन यही अवेलेबल रहता है कीबोर्ड पे, स्पेस बार। यदि हम किसी टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो हम स्पेस बार से स्पेस दे सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसे प्रेस करता हूं वैसे वैसे मेरे पास स्पेस बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब लिखता हूं मैं कोई लाइन तो स्पेस के साथ मैं वो लाइन यूज कर सकता हूं। हर वर्ड के बाद मुझे स्पेस देना है तो मैं इसके लिए स्पेस का प्रयोग कर सकता हूं। हमारे पास यहां नीचे की तरफ एरो कीज दी गई हैं जिसमें ये टॉप एरो की, डाउन, लेफ्ट और राइट। यदि मुझे किसी तरफ मूव करना है तो मैं इन कीज के अकॉर्डिंग मूव कर सकता हूं अपने कर्सर को। जैसे यहां मैंने कर्सर बीच में रख दिया है। यदि मैं लेफ्ट एरो की दबाता हूं तो देखिए मैं लेफ्ट साइड कर्सर को लेके जा रहा हूं। इसी तरह से राइट एरो दबाता हूं तो राइट साइड, डाउन डाउन साइड और अप साइड। इस तरह से मैं एरो कीज का प्रयोग कर सकता हूं। नेक्स्ट की है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट का प्रयोग किसी लाइन में कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है जो पिछले टेक्स्ट को ओवरराइट कर सकता है। नेक्स्ट मेरे पास बटन है होम और एंड के रूप में, पेज अप और पेज डाउन के रूप में। होम का अर्थ है शुरू में आना और एंड का अर्थ है अंत में जाना। जैसे कि यहां पे मैंने यहां कर्सर बीच में प्लेस कर दिया है। जैसे ही होम बटन प्रेस करता हूं तो लाइन के बिल्कुल शुरू में मेरा कर्सर अवेलेबल हो जाता है। एंड प्रेस करते ही बिल्कुल लास्ट में अवेलेबल हो जाता है। यदि पेज काफी बड़ा हो तो पेज अप से पेज ऊपर किया जा सकता है और पेज डाउन से पेज नीचे किया जा सकता है। इसको आप एरो की के साथ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि आप कुछ हटाना चाहते हैं टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर में से तो आप डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। डिलीट बटन के साथ आप उस टेक्स्ट को हटा सकते हैं जैसे कि पहले हमने एग्जांपल में देखा था। इसी तरह से हमारे पास यहां एक नम पैड दिया गया है जिसमें न्यूमेरिक कीज अवेलेबल हैं। यहां पे सबसे पहले नम लॉक बटन अवेलेबल है। यदि मैं नम लॉक को प्रेस कर देता हूं तो यहां लाइट अवेलेबल हो जाएगी जो ये जानकारी देगी कि नम लॉक मेरे पास कार्य कर रहा है, क्योंकि यहां पे कीज के ऊपर दो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि 7 की है साथ में होम, 8 की है साथ में अप एरो और इसी तरह से जो 1 की है उसके साथ नीचे एंड। तो इसका अर्थ ये है कि यदि मैं नम लॉक ऑफ रखता हूं नीचे वाली ऑप्शंस के साथ काम करेगा और यदि मैं नम लॉक ऑन रखता हूं तो ये ऊपर वाले ऑप्शंस के साथ काम करेगा। इसी तरह से यहां पे हमारे पास भाग का निशान, गुना का, माइनस का, प्लस का और फिर से एक छोटा सा एंटर यहां भी दिया गया है। दशमलव के लिए स्थान दिया गया है और जीरो के लिए भी। और आप यहां देखें तो पूरा का पूरा ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है जिसका प्रयोग हम न्यूमेरिक टाइपिंग के लिए कर सकते हैं। अब यहां पे यदि मैं कुछ भी टाइप करता हूं जो नम लॉक ऑफ करके है तो नीचे वाली ऑप्शंस का प्रयोग किया जाएगा और यदि मैं नम लॉक ऑन करके प्रयोग करता हूं तो ऊपर वाली ऑप्शंस का प्रयोग किया जाएगा टाइप करने के लिए। ऊपर की तरफ यहां 3 बटन दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले है प्रिंट स्क्रीन। यदि आप अपने स्क्रीन से कोई कुछ पिक्चर चाहते हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करके उसको ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां 2 सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, पीछे की तरफ वर्ड और आगे की तरफ विंडो मीडिया प्लेयर। विंडो मीडिया प्लेयर पे मैंने एक वाइल्ड लाइफ वाली एक वीडियो चलाया है। अब मान लीजिए इसको मैं किसी पर्टिकुलर सीन को कॉपी करना चाहता हूं, यानी कि उसकी स्क्रीन कैप्चर करना चाहता हूं या उसकी फोटो खींचना चाहता हूं। इसके लिए मैं प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दूंगा जो कि कीबोर्ड पे बटन अवेलेबल है। एक बार प्रेस करने के पश्चात आप वर्ड में या जहां भी आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां आ जाएं और यहां पे आप कंट्रोल V का प्रयोग करें।
यदि आप कंट्रोल वी का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो उस वक्त स्क्रीन पे अवेलेबल थी चीजें, उनका एक स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक स्क्रीनशॉट है जिसमें वर्ड दिखाया जा रहा है, विंडो मीडिया प्लेयर वाली फाइल, और नीचे जो बेसिक मेरी सभी चीजें हैं वैसी की वैसी ही। तो इस प्रकार से आप प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल लॉक। इसका प्रयोग अब बहुत कम सॉफ्टवेयर्स में किया जाता है। इसमें स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार यदि आप इस पर प्रेस करें तो यहाँ स्क्रॉल लॉक में लाइट अवेलेबल हो जाएगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि स्क्रॉल लॉक आपका अवेलेबल है। और यदि दोबारा प्रेस करें तो वो स्क्रॉल लॉक हट जाएगा और लाइट यहाँ से चली जाएगी। इसको हम देखते हैं एक्सेल के एग्जाम्पल के आधार। देखिए यहां मैं अप डाउन कीज के साथ ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, लेकिन जब मैं स्क्रॉल लॉक दबा देता हूं तो उसके पश्चात यदि देखें ध्यान से तो अप और डाउन कीज जो हैं वो पेज को ऊपर नीचे लेके जा रही हैं। इसमें सिलेक्टेड सेल वही रहता है और जबकि पूरा पेज ऊपर नीचे होना शुरू हो गया है। जबकि स्क्रॉल ऑफ कर दें तो इससे हम अपने सिलेक्टेड सेल को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रॉल लॉक का प्रयोग किया जा सकता है। कीबोर्ड में नेक्स्ट जो बटन है वो है पॉज और ब्रेक के साथ। इसका प्रयोग भी बहुत कम सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे कि C या C++ में आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है अगर आपने, और आप उस इंस्ट्रक्शन को रोकना चाहते हैं तो पॉज और ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से ये इंस्ट्रक्शंस पॉज या ब्रेक की जा सकती हैं। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूरे भारत में पहली बार कंप्लीट कंप्यूटर विजुअल ट्रेनिंग केवल ISST एम्स के द्वारा। आज ही ज्वाइन करें और फ्री कंप्लीट कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है उसे प्राप्त करें। ISST एम्स स्मार्टो कंप्यूटर सेंटर्स में आप काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है। सभी कोर्सेज में फ्री ISST स्मार्टो ट्रेनिंग स्टडी मटेरियल जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिवाइज कर सकते हैं। सरकारी सर्टिफिकेट जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज की कंप्लीट स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग, और पहली बार आप स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग से हमारे सेंटर्स में सीख सकते हैं। आप अपने नजदीकी ISST एम्स स्मार्टो सेंटर को ढूंढ सकते हैं इस वेब एड्रेस के साथ issstworld.com/reach। इसके अलावा हमें अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9468217031। अधिक जानकारी के लिए आप www.issstworld.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल NGO या किसी भी तरह की एजुकेशनल संस्था चलाते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को फ्री ISST एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल दे सकते हैं। आइए जुड़े और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में अपना अपना योगदान दें। आप हमारे ISST एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल को कंप्लीट और हाई क्वालिटी में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए issstworld.com/ndlm स्मार्टो ट्रेनिंग डाउनलोड पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें www.issstworld.com पर भी जा सकते हैं। कीबोर्ड और माउस के अलावा भी हमारे पास काफी सारी इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं, जैसे माइक्रोफोन या माइक। इसमें हम अपनी कमांड को बोलकर कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। अब तो गूगल जैसे सर्च इंजन्स भी आपसे कमांड्स को बोलकर ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव से भी आप डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। डेटा या जानकारी या निर्देशों को भेजने के लिए आप CD या DVD का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस का अर्थ उन डिवाइसेस से है जिससे आप परिणाम देख सकते हैं। जिसमें कंप्यूटर द्वारा जो रिजल्ट तैयार किया जाता है, परिणाम तैयार किया जाता है, उसको आप आउटपुट डिवाइसेस पे देख पाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहली और प्रमुख डिवाइस है मॉनिटर या LCD। आप कंप्यूटर से जो भी वीडियो आउटपुट प्राप्त करते हैं उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है, जैसे कि कोई फोटो, पिक्चर, वीडियो इत्यादि। आउटपुट डिवाइसेस में दूसरी प्रमुख डिवाइस है प्रिंटर। यदि आप कुछ कागज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं।
प्रिंटर मुख्यतः 3 प्रकार के उपलब्ध है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यदि आप किसी कंप्यूटर की फाइल को पेन ड्राइव या डीवीडी में प्राप्त करते हैं तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और यदि आप उसी फाइल को प्रिंट निकालकर पेपर पर प्राप्त करें तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यहां पे हम तीनों तरह के प्रिंटर्स की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में मुख्यतः छोटी छोटी कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बैंकों में नॉर्मली इन्हीं प्रिंटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन डलता है। तीसरे प्रकार का प्रिंटर हमारे पास लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर लेजर से आधारित टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। यदि आप कोई वीडियो आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप बड़ी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। उसके लिए आप प्रोजेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले परिणामों या वीडियो या चित्रों को आप प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप किसी तरह की आवाज सुनना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं या कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें आवाज है, तो आप स्पीकर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो कार्य किया जाता है उसको कहां स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर अपनी जानकारी को रखने के लिए मेमोरी का प्रयोग करता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर सभी कमांड्स को और डेटा को रखने के लिए रैम का प्रयोग करता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी ही रैम कहलाती है। कंप्यूटर की गति काफी हद तक रैम पर निर्भर होती है। यदि आपके कंप्यूटर में रैम ज्यादा होती है, आपके कंप्यूटर के कार्य करने की गति भी ज्यादा हो जाती है। कंप्यूटर मेमोरी में दूसरे प्रकार की मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। कैलकुलेशन करने के पश्चात जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसे यदि आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप उसे हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क जुड़ी रहती है जो सेकेंडरी मेमोरी की तरह कार्य करती है। इसमें आप किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं और बाद में कभी भी उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आप किसी एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लाना या ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेन ड्राइव या सीडी और डीवीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब हम कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को हम कीबोर्ड से टाइप करके या माउस से क्लिक करके कमांड देते हैं। कंप्यूटर इन सभी कमांड्स को और डेटा को रखने के लिए रैम का प्रयोग करता है। जैसे ही आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने के पश्चात जो आउटपुट या रिजल्ट आता है और जिसे आप बाद में देखना चाहते हैं, तो आप उसे हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। जो जानकारी आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए आप हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस रहती है जो हमेशा कंप्यूटर के साथ जुड़ी रहती है। इसी तरह से यदि आप किसी एक कंप्यूटर की फाइल को दूसरे कंप्यूटर में लाना या ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेन ड्राइव या डीवीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने कंप्यूटर के पहले भाग की जानकारी प्राप्त की, जो कि हार्डवेयर है और जिसमें सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कार्य करते हैं। अब हम कंप्यूटर के दूसरे और सबसे मुख्य भाग सॉफ्टवेयर की जानकारी लेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जानकारी लेते हैं। जिस प्रकार से एक स्कूल में विशेष सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए विशेष टीचर होता है, जैसे मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के लिए इंग्लिश के टीचर और हिंदी के लिए हिंदी के टीचर, उसी प्रकार से कंप्यूटर में एक विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे यदि आप कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हैं तो MS वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि टाइपिंग का कार्य किया जाता है। परंतु यदि आप कुछ हिसाब किताब रखना चाहते हैं या कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप पेंट ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक विशेष कार्य के लिए कंप्यूटर में एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल भी होता है, जिनका काम उस स्कूल का
टीचर्स का, स्टूडेंट्स का ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के सभी संसाधनों या रिसोर्सेज की देखभाल के लिए, कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो सीधे हार्डवेयर से काम लेना जानता है, जैसे किसी फाइल को रखना या डिलीट करना, और इसी को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सारी कंपनीज के द्वारा अवेलेबल है, जैसे विंडोज, लाइनेक्स, उबंटू और एप्पल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो एक विशेष कार्य करते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर का ध्यान रखते हैं, उसके रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सामान्य जीवन में हम मापने के लिए इकाई, जैसे दूध के लिए लीटर, फलों के लिए दर्जन या किलो का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए बिट्स का प्रयोग करता है, जो 0-1 का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। बिट्स का अर्थ 0 या 1 से है। हर जानकारी को कंप्यूटर 0-1 के आधार पर स्टोर करता है। यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। इसके अतिरिक्त एक अकेली डिजिट को बिट कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखें 110 110 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुल 3 बिट्स है। कुछ भी स्टोर करने के लिए कंप्यूटर कम से कम 8 बिट्स का इस्तेमाल करता है। जैसे आपके सामने उदाहरण में 85 अर्थात 85 को स्टोर किया गया है, जिसमें उसका एक बाइनरी कोड दिखाया गया है जिसको 8 बिट्स के आधार पर स्टोर किया गया है। बिट्स कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। अगर 8 बिट्स को मिला दिया जाए तो उसे 1 बाइट कहते हैं, और इसी तरह से जब 1024 बाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम 1 किलोबाइट कहते हैं। 1024 किलोबाइट को हम 1 मेगाबाइट कहते हैं, और 1024 मेगाबाइट्स को हम 1 गीगाबाइट कहते हैं। जब 1024 गीगाबाइट इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे 1 टेराबाइट कहा जाता है। कंप्यूटर अपनी जानकारियों को स्टोर करने के लिए इसी तरह की मेमोरी यूनिट्स का प्रयोग करता है। जैसा कि आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं कि मेमोरी कार्ड की जानकारी दी जाती है। मेमोरी कार्ड 1 GB, 2 GB और 4 GB, इसके अतिरिक्त भी काफी सारी साइज में उपलब्ध रहता है। आइए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स को किस प्रकार जोड़कर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार एक कंप्यूटर के सभी कनेक्शंस को जोड़ा जाता है और फिर उसे चलाया जा सकता है। सभी कनेक्शन सीपीयू से जुड़े होते हैं। आइए हम देखते हैं इसको। आपके सामने सीपीयू की बैक साइड अवेलेबल है। अब हम बारी बारी से सभी कनेक्शंस को सीपीयू में जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर कनेक्शन की। सीपीयू को पावर सप्लाई देने के लिए एक पावर केबल लगानी होती है। वो कुछ इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आइए अब हम कीबोर्ड और माउस को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे हाथ में हरे वाला एक PS2 कनेक्टर है। ये PS2 कनेक्टर माउस का है। हरे कलर का कनेक्टर माउस को प्रदर्शित करता है। इसको आप यहाँ पे हरे वाले PS2 कनेक्टर के साथ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जगह बनी हुई है, इसको मैं यहाँ फिट कर देता हूँ। इसी तरह से कीबोर्ड के लिए भी आप कीबोर्ड का PS2 कनेक्टर मदरबोर्ड में जोड़ सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसका जो कलर है वो बैंगनी है, वायलेट कलर है। इसको आप यहाँ जोड़ने के लिए फिर से सीपीयू के पिछले भाग में जहां इसकी जगह बनी हुई है वहां इसे जोड़ दीजिए। कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार हमारा माउस और कीबोर्ड जो है सीपीयू के साथ कनेक्ट हो गया है। फिर या एलसीडी को और सीपीयू को जोड़ने के लिए इस VGA कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये VGA कनेक्टर तार के दोनों सिरों पर होता है। एक सिरा हम सीपीयू में फिट करते हैं और दूसरा सिरा मॉनिटर के पीछे। अब यहाँ देखिए, इसको मैं सीपीयू के पीछे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे दोनों तरफ 2 पेच हैं, उनको मैं टाइट करना शुरू कर देता हूँ, जिससे कि VGA कनेक्टर हिले नहीं और हमें वीडियो आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देती रहे। कुछ इस तरह से VGA कनेक्टर को मैं जोड़ देता हूँ। यदि आप USB वाला नेट यूज करते हैं तो डोंगल को USB पोर्ट में लगा के, और यदि केबल वाला नेट यूज करते हैं तो इस प्रकार आप इसको लैन पोर्ट में लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। लैन पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो लाइट आ जाती है, अर्थात आपका नेट यहाँ चलना शुरू हो गया है। इसी के साथ नीचे की तरफ एक स्पीकर के लिए पोर्ट दिया हुआ है। में आप ये केबल इंसर्ट करके
स्पीकर से आउटपुट ले सकते हैं। मॉनिटर या एलसीडी को अलग से पावर देने के लिए व्यवस्था रहती है। इसके लिए आप एलसीडी को उल्टा करें और यहाँ पे देखें पावर सॉकेट है और साथ ही पावर केबल भी अवेलेबल है। अब इस पावर केबल को आप इस पावर सॉकेट में लगाएं। खांचे का ध्यान रखते हुए आप इसको लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी एलसीडी को पावर मिलेगी और वो ऑन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। एलसीडी के दूसरी तरफ यदि आप देखें तो यहाँ वीजीए पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हम सीपीयू के द्वारा आने वाली वीजीए आउटपुट का एक सिरा यहाँ लगाएंगे। देखिए ये वीजीए कनेक्टर है, इसको हम यहाँ पे वीजीए पोर्ट में लगाएंगे जो एलसीडी के पीछे है। कुछ इसी तरह का एक हमने वीजीए कनेक्टर सीपीयू के साथ जोड़ा हुआ है। सीपीयू जो भी आउटपुट देगा वीडियो के रूप में वो सारी इस केबल के जरिए एलसीडी पर दिखाई जाएगी। अब आप सीपीयू से जुड़ी हुई पावर केबल को सॉकेट में लगाएं और उसे ऑन करें। इसी तरह से मॉनिटर या एलसीडी की पावर केबल को भी आप पावर सॉकेट में लगाकर ऑन करें। बिलेट अर्थात सीपीयू के अगले भाग में दो बटन है, स्टार्ट और रीस्टार्ट। स्टार्ट बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके यहाँ छोटी सी एक लाइट आ जाएगी जो ये जानकारी देगी कि आपका जो सीपीयू है वो स्टार्ट हो गया है, अर्थात आपका कंप्यूटर ऑन हो गया है। एलसीडी को ऑन करने के लिए आप आगे बने हुए बटन को प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे लाइट आ जाएगी और आपका जो मॉनिटर है वो ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की स्पीड के अनुसार लोड होता है। जैसे ही यह लोड हो जाता है आपके सामने आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आप इसमें कार्य शुरू कर सकते हैं। पूरे भारत में पहली बार कंप्लीट कंप्यूटर विजुअल ट्रेनिंग केवल आईएसएसटी एम्स के द्वारा। आज ही ज्वाइन करें और फ्री कंप्लीट कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है उसे प्राप्त करें। आईएसएसटी एम्स स्मार्टो कंप्यूटर सेंटर्स में आप काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है। सभी कोर्सेज में फ्री आईएसएसटी स्मार्टो ट्रेनिंग स्टडी मटेरियल जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिवाइज कर सकते हैं। सरकारी सर्टिफिकेट जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज की कंप्लीट स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग और पहली बार आप स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग से हमारे सेंटर्स में सीख सकते हैं। आप अपने नजदीकी आईएसएसटी एम्स स्मार्टो सेंटर को ढूंढ सकते हैं इस वेब एड्रेस के साथ issstworld.com/reachus। इसके अलावा हमें अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9468217031। अधिक जानकारी के लिए आप www.issstworld.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एनजीओ या किसी भी तरह की एजुकेशनल संस्था चलाते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को फ्री आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल दे सकते हैं। आइए जुड़े और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में अपना अपना योगदान दें। आप हमारे आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल को कंप्लीट और हाई क्वालिटी में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए issstworld.com/ndlm स्मार्टो ट्रेनिंग डाउनलोड पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें www.issstworld.com पर भी जा सकते हैं।